अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। फातिमा थकन से बेहाल घर लौटी तो नूरी आई हुई थी। नूरी उसकी बचपन की सहेली थी। दोनों में बहुत मोहब्बत थी। कैसी हो नूरी? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। बस क्या बताऊँ, बहुत थक जाती हूँ। बच्चे नाक में दम कर देते हैं। वो नूरी के करीब बैठते हुए थकन ज़दा लहजे में बोली। बीए बीएड करने के बाद वो गांव के वाहिद स्कूल में उस्तानी लग गई थी। फातिमा ज़हीन भी थी। उसका शुमार गांव की चंद पढ़ी लिखी, तमीज़दार, सुलझी हुई और संजीदा लड़कियों में होता था। तो छोड़ दो नौकरी, क्यों दिमाग खपाती हो? और वैसे भी शादी के बाद साकिब तुम्हें शहर ले जाएगा। उसकी नौकरी शहर में है ना। नूरी का लहजा आखिर में शरारती हिस्सा हो गया। साकिब फातिमा का खालाजाद था और अब मंगेतर भी। उसकी बात पर फातिमा सिर्फ मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट फीकी सी थी। सच कहती हूँ फातिमा, तुम बहुत खुश नसीब हो। दरअसल आज मैं तुम्हारी खाला के घर भी गई थी, यानी कि तुम्हारी होने वाली सास। क्या बताऊँ, इतने खुश थे वो लोग कि जैसे किसी शहजादी को ब्याना है। नूरी के लहजे में अपनी दोस्त के लिए रश्क था। फातिमा सर हिलाते हुए उठ खड़ी हुई। नूरी, मैं कपड़े बदलाऊं, तुम जाना मत। आज मैंने अम्मी से पालक गोश्त पकाने को कहा था। तुम्हें भी पसंद है ना? मैं आती हूँ तो फिर मिलके खाना खाते हैं। जल्दी जल्दी अपनी बात कह के वो नूरी का जवाब सुने बगैर ही बाहर निकल आई थी। साकिब अजीम से जब से उसकी मंगनी हुई थी, उसे उसका जिक्र यूं ही खौफ में मुब्तला कर देता था। वजह, उसका दिल तो मुराद अली का असीर था। चंद माह पहले उसके नंबर पे मुराद की कॉल आई थी। चंद मिनट की बातचीत में ही फातिमा मुराद की असीर हो गई थी। वो था ही ऐसा, बहुत तहम्मुल मिजाज वाला, ठहर ठहर के बात करने वाला, बहुत ही ख्याल करने वाला इंसान। तभी तो फातिमा जैसी सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की भी इस रॉन्ग कॉल पे ही मोहब्बत का इर्तकाब कर बैठी थी। और सच तो यह है कि मुराद ने कभी उससे दरोगोई भी नहीं की थी, उसे फंसाने की कोशिश भी नहीं की थी, बल्कि जल्द ही उसने गलती से नंबर मिल जाने पर माजरत की थी। और उसका यही अंदाज फातिमा को भा गया था। वरना आजकल तो लड़के फ़ोन की दूसरी तरफ लड़की की आवाज़ सुनते ही दीवाने हो जाते हैं, झूठ करने लगते हैं, जबकि मुराद अली ऐसा नहीं था। तभी तो उस दिन से फातिमा उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी, और ये अनदेखी मोहब्बत अब उसके सर पे चढ़ के बोल रही थी। ये अलग बात कि उसके इर्द गिर्द सब इस गुमनाम और अजनबी मोहब्बत से अनजान थे। होती हैं कुछ मोहब्बतें जो चाहकर भी इंसान अपने प्यारों को बता नहीं सकता। यही हाल फातिमा का था। उसके घर वालों ने इसी दौरान उसके खालाजाद से उसकी मंगनी भी कर दी थी। उसने बहुत कोशिश की किसी तरीके से ये बात अपनी माँ या अपनी बहनों से भी अजीज़ दोस्त से कर सके, लेकिन चाह के भी वो नूरी से मुराद का जिक्र नहीं कर पाई थी। फिर कपड़े बदल कर और मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मार के जब वो वापस आई तो नूरी उसकी मुंतजिर थी। उसने और नूरी ने मिलकर खाना खाया, ढेरों बातें की। फातिमा बज़ाहिर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में वो बेसाख्तगी और शोखी नहीं थी जो कभी होती थी और जो अब मंगनी हो जाने के बाद होना चाहिए थी। बल्कि मंगनी होने के बाद तो वो बेवजह खोई खोई और उदास सी रहती थी। नूरी उसकी बेहतरीन दोस्त थी। उसकी ये उदासी नूरी की आंखों से छुपी न थी। वो फातिमा की इस उदासी और परेशानी को घर से दूर जाने की वजह समझती थी, इसलिए बात बे बात उसके मंगेतर का जिक्र छेड़ देती, ताकि वो जब यहाँ से रुखसत हो तो उसका दिल मुतमईन हो और सबसे बढ़ के उसके दिल में साकिब के लिए मोहब्बत उजागर हो। फातिमा के दिल में किसकी मोहब्बत उजागर थी?
भला नूरी कैसे जान सकती थी। अगला दिन इतवार का था। फातिमा घर में अकेली थी। अम्मा मोहल्ले में खाला नज़ीरा के घर उनके इकलौते बेटे की शादी की मुबारकबाद देने गई थी। शादी तो खैर नहीं थी क्योंकि लड़की अपने घर से भाग कर आई थी। मोहल्ले वाले खूब लान तान कर रहे थे, लेकिन पीठ पीछे बज़ाहिर तो सभी मुबारकबाद देने गए थे, सो अम्मा भी चली गईं। काफ़ी मैले कपड़े जमा हो गए थे। अम्मा के घर से निकलते ही फातिमा ने मशीन लगा ली। कपड़े धोते हुए वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। कपड़े धोने के बाद फातिमा मशीन धो रही थी जब दरवाजे पे खटका हुआ। फातिमा ने चौंक कर देखा तो हस्बे तवक्को नूरी ही थी। दाखिली दरवाजे के आगे थोड़ी सी नशेबी जगह थी। जब भी बारिश होती या मशीन लगाई जाती तो वहाँ पानी जमा होकर कीचड़ सा बना देता था। अपने ध्यान में अंदर दाखिल होती नूरी का पहला कदम ही कीचड़ में पड़ा था। वो फिसली और फिर धड़ाम से नीचे। बरामदे में खड़ी फातिमा का बेसाख्ता कहका निकल गया। उसके कहके पर नूरी ने उसे घूर के देखा। अच्छा तरीका है मेहमानों के इस्तकबाल का। मेहमान, तुम भी अपना शुमार मेहमानों में करती हो। उसने मसनूई हैरत से आंखें पिटपिटाई, फिर करीब आकर उसे सहारा देके खड़ा होने में मदद दी। सिर्फ मेहमान नहीं, मैं अपना शुमार बिन बुलाए मेहमान में करती हूँ। नूरी ने खड़े होते हुए तस्दीक की तो फिर वो दोनों हंस पड़ी। नूरी के कपड़ों पर काफ़ी कीचड़ लग गई थी। फातिमा को देखकर उलझन हुई। नूरी, तुम मेरे कपड़े पहन लो और अपने कपड़े मुझे दे दो, मैं धो देती हूँ। नूरी ने इनकार किया, लेकिन फिर फातिमा के इसरार पर उसे मानते ही बनी। वैसे साकिब भी बहुत खुश नसीब है। तुम खूबसूरत और पढ़ी लिखी होने के साथ सुघड़ भी हो। नूरी ने कपड़ों की धुली हुई तारें देखते हुए तौसीफी अंदाज में कहा। तो उसका मूड ऑफ हो गया? हर बात में उसका जिक्र ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि वो सिर्फ कज़न ही नहीं, मंगेतर और फिर होने वाला शोहर भी है तुम्हारा। फातिमा ने सर झटका। नूरी से हर बात शेयर करने के बावजूद वो मुराद वाली बात छुपा गई थी। अच्छा छोड़ो तुम, उज़मा की सुनाओ। फातिमा ने अचानक ही मौजू पलटा। कौन उज़मा? नूरी खाक न समझी। अरे भाई, खाला नज़ीरा की नई नवेली बहू जो हफ्ता पहले हमारे मोहल्ले में आई है। ओह अच्छा, नूरी ने सर हिलाया। हाँ, परसों मैं भी गई थी, खुशी से चहक रही थी, और मुझे तो एक आंख नहीं भाई। नूरी ने मुंह बनाकर कहा तो फातिमा चौंकी। क्यों, तुम्हें उसकी खुशी से क्या तकलीफ है? मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन उसके पीछे तो किसी को होगी ना। अपने इश्क की खातिर अपने घर वालों की इज्जत खाक में मिलाई है। वो दोनों सहन में बैठी थी, चारपाई बिछाकर। इस तरह के फातिमा के लगाए हुए मोतिये के बेशुमार पौधे उनके पीछे थे और कीचड़ बाएं तरफ। नूरी गहरी सांस लेकर मोती की खुशबू अपने अंदर उतार रही थी। फातिमा को मोतिया बहुत पसंद था, तभी तो सहन में जा बजा उसने मोती के पौधे लगा रखे थे। उसकी बात पर फातिमा ने नागवारी से उसे देखा। तो इस काम के लिए भी तो उसके घर वालों ने ही मजबूर किया ना उसे। अगर वो खुशी से उसकी शादी रहीम यानी खाला नज़ीरा के बेटे से कर देते तो वो क्यों ये इंतहाई कदम उठाती। एक तो मुझे तुम पढ़े लिखे लोगों की ये बात बहुत बुरी लगती है। गलत बात पे भी हार नहीं मानते हो, उल्टा बहस किए जाते हो। नूरी ने फातिमा की बात पर अफसोस से कहा। गलत बात क्यों भाई? अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारना तो उसका हक है। फातिमा अब भी अपनी बात पे कायम थी, लेकिन उसने अपने इस हक को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। यकीनन उसके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं होगा। फातिमा को खुद भी मालूम नहीं था कि वो उज़मा की वकालत क्यों किए जा रही है। नूरी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और हाथ पीछे बढ़ाकर मोतिये के फूल तोड़ने लगी। मत करो नूरी, इनसे ही सारा आंगन महकता है। वो बेसाख्ता नूरी को टोक गई। नूरी ने अजीब सी निगाहों से उसे देखा और फिर तोड़े हुए सारे फूल बाएं तरफ मौजूद कीचड़ में फेंक दिए, जहां वो कुछ देर कबल गिरी भी थी। फिर बोली, इन मोती के फूलों से आंगन महकता था ना तुम्हारा, लेकिन
अब कीचड़ में लुथड़ने के बाद ये अपनी वक़्त खो चुके हैं। तुम इन्हें यहाँ से नहीं उठाओगी क्योंकि अब ये गलाज़त से भर चुके हैं। ये यहीं पड़े रहेंगे और गल सड़ जाएंगे या फिर किसी के कदमों तले आके रोंदे जाएंगे। और ये सज़ा शाख से टूटने की है। तुम्हें जितनी मोहब्बत शाख से जुड़े फूलों से थी, कीचड़ में गिरे हुए फूलों से हरगिज़ उतनी नहीं होगी। बस इतनी सी बात है फातिमा। लड़कियों की मिसाल भी ऐसी ही है। वो भी अपने माँ बाप के आंगन में लगा मोतिये का फूल होती हैं। अपनी खुशबू से अपने आंगन को महकाती हैं, लेकिन फिर खुद ही अपनी शाख से खुद को तुड़वा लें और खुद को गलाज़तों और पस्तियों में गिरा लें, तो फिर वो किसी के लिए भी बाइसे मोहब्बत और कशिश और इज़्ज़त की हकदार नहीं होती। उनका अंजाम भी यही होता है, गलना, सड़ना और रोंदे जाना। नूरी की बातों पर फातिमा सख्ता ज़दा रह गई। उसे मैट्रिक पास नूरी से इतनी समझदारी की तवक्को नहीं थी। फिर अचानक ही वो ज़ोर से हंस पड़ी। उसकी बेमौका और बेवजह हंसी पर नूरी ने उसे घूरा। तुम तो बहुत अच्छा फ़लसफ़ा बोल लेती हो नूरी, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था। वो बमुश्किल हंसी रोकते हुए बोली तो नूरी चिढ़ गई। हाँ तो क्या, जिनके पास डिग्रियां होती हैं, ज़हीन भी सिर्फ वही होते हैं? अनपढ़ लोग क्या अक्ल से पैदल होते हैं? बस करो नूरी, आज तो तुम मुझे हैरान करने पे तुली हुई हो। फातिमा ने उसे मजीद बोलने से टोक दिया तो वो लब भींच गई। अच्छा बताओ, तुमने क्या सोचा कि अपने सूट पे किस रंग के धागे से कढ़ाई करोगी? फातिमा के मौजू बदलने पे नूरी फिर से नॉर्मल होकर उसे अपने कपड़ों के बारे में बताने लगी। वो दोनों इन्हीं बातों में मसरूफ़ थी कि अम्मा आ गई। उन्हें भी कीचड़ से गुजर के आना था, लेकिन चूंकि वो इसी घर की फर्द थी, इसलिए ज़हनी तौर पे तैयार भी थी कि कीचड़ से गुजरना पड़ेगा। कीचड़ में संभल संभल के कदम रखते हुए मोतिये के फूल भी उनके कदमों की जद में आ गए। कितना दुरुस्त तज्जिया था नूरी का। फातिमा ने होंठ भींच लिए। उनके करीब आने पर नूरी ने सलाम किया, जबकि फातिमा बोली, अम्मा कैसी थी रहीम की दुल्हन? उसके लहजे में इश्तियाक था। अच्छी थी, खूबसूरत है, लेकिन क्या फ़ायदा, है तो घर से भागी हुई, इज्जत तो खाक भी नहीं। अम्मा के सादगी में किए गए तबसरे पर नूरी ने फौरन उनकी हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल ठीक खाला, जो लड़की अपने घर वालों की इज्जत मट्टी में रोल दे, उसकी इज्जत किसने करनी है? फातिमा ने घूरकर नूरी को देखा, लेकिन वो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थी। वो खामोशी से बावर्ची खाने में चली आई। उसे पता था कि अम्मा और नूरी उस लड़की के बखिए उधेड़ेंगी। उसने मंजर से हट जाना ही मुनासिब समझा। और फिर ये चंद रोज़ बाद की ही बात है। फातिमा ने उजलत में चादर ओढ़ी, बैग उठाया और बाहर की तरफ लपकी। आज वो स्कूल से लेट हो रही थी। वो गली में निकली तो गली सुनसान थी। सिर्फ खाला नजीरा के घर के आगे एक खूबसूरत सी लड़की झाड़ू लगा रही थी। फातिमा को उसे पहचानने में बिल्कुल मुश्किल पेश ना आई। वो यकीनन उज़्मा थी, खाला की नई नवेली बहू। करीब आने पर उसने फातिमा को देखा और मुस्कुरा दी। बहुत दोस्ताना सी मुस्कुराहट थी। अब फातिमा के लिए सलाम करना ज़रूरी हो गया था। मेरा नाम फातिमा है। सलाम के बाद उसने अपना तारुफ करवाया तो उस्मा ने सर हिला दिया। हाँ, उस दिन तुम्हारी अम्मी आई थी और तुम्हारा जिक्र किया था। गायबाना तारुफ है तुमसे मेरा। तुम टीचिंग करती हो ना? मैं भी पहले करती थी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए अपने स्कूल में बात करूंगी, जगह निकल आएगी। उसे ये जानकर कि उस्मा पढ़ी लिखी है असहद खुशी हुई। अच्छा, फिर मैं रहीम से पूछ के बताऊंगी। रहीम के नाम पर उसके चेहरे पर एक शर्मिला सा तासुर फैला। अब के फातिमा ने उसे बहुत गौर से देखा। वो खूबसूरत तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, उसमें कशिश बहुत थी। खासतौर पे उसकी आंखें तो सितारों को भी मात देती थी। शायद ये चमक खुशियों की है। जाहिर है, मनपसंद शरीक के हयात हो तो इससे बढ़ के और क्या खुश नसीबी होती है। फातिमा के दिल में एक हुक सी उठी। फिर वो बोल उठी, इजाज़त दें, फिर मुलाकात
मुलाकात होगी, मैं आज स्कूल से वैसे भी लेट हूँ। उज़मा के सर हिलाने पर वो मुस्कुराते हुए अपने रास्ते पे चल पड़ी, लेकिन उसका जहन मुख्तलिफ सोचों की आमाज का बना हुआ था। और फिर काफ़ी दिन हो गए थे नूरी ने उनकी तरफ चक्कर नहीं लगाया था, वरना तो वो रोज़ ही आती थी। फातिमा अलबत्ता अपनी मसरूफियात की वजह से कम ही जाती थी। फारिग थी तो सोचा कि नूरी के घर का ही चक्कर लगा ले। अम्मा को बताने आई तो उन्होंने इजाज़त के साथ ही ताकीद कर दी, जल्दी आना, हंडिया भी चढ़ानी है। फिर वो सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। गली में इक्का दुक्का लोग ही थे। वो अपने ध्यान में गुम जा रही थी कि अचानक उसे सामने से भैंस आती दिखाई दी। हाय अल्लाह, फातिमा की तो भैंसों से जान जाती थी। वो बिना सोचे समझे जिस घर के दरवाजे के साथ खड़ी थी धकेल के अंदर दाखिल हो गई। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते भी उसका दिल धड़क रहा था। अरे फातिमा, मायूस सी आवाज़ थी। फातिमा ने चौंक कर देखा और फिर गहरी सांस भरी। उसके सामने उज़मा खड़ी थी। वो बिना सोचे समझे उनके घर में घुस आई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम आई हो हमारे घर मुझसे मिलने। उज़मा की आवाज़ में बहुत खुशी थी। उसने आगे बढ़कर फातिमा को गर्मजोशी से गले लगा लिया और वो जो उनकी गलतफहमी दूर करने का सोच ही रही थी, इस बात पे आगे से ये कहना कि वो डर के आई है मुनासिब न लगा। उसने मुस्कुराहट होंठों पे सजा ली। अरे तो इसमें हैरत की क्या बात है, चंद कदम दूर ही तो मेरा घर है। फारिग थी तो सोचा कि मिलाऊं। बहुत अच्छा किया, अंदर आओ बैठते हैं। वो उसे अंदर ले आई। कमरा बहुत सादगी से सजा हुआ था, मामूली सा फर्नीचर, लेकिन सब बहुत साफ सुथरा था। फातिमा मसहरी पर जाकर बैठ गई। उस्मा भी उसके साथ ही बैठी बातें कर रही थी। हंसी बात बे बात उसके लबों से फूट रही थी। उसकी आंखें जगमगा रही थीं। आप बहुत पुरकशिश हैं, फातिमा बिला इरादा कह उठी। उसकी बात पर उस्मा जोर से हंस पड़ी। मुझे रहीम की मोहब्बतों ने खूबसूरत बना दिया है फातिमा। यकीन मानो, रहीम की मोहब्बत, उसका साथ अगर मुझे नसीब ना होता तो शायद तुम्हें मुझसे ज़्यादा बदसूरत कोई ना लगता। लेकिन मोहब्बत का साथ भी तो नसीब से मिलता है, फातिमा ने कहा तो वो बोल उठी। नहीं नहीं फातिमा, कभी कभी नसीब से जंग करके अपने हिस्से की खुशियाँ छीनना पड़ती हैं। फातिमा उसकी बात का कोई मुनासिब सा जवाब देने ही लगी थी कि उसकी नज़र वॉल क्लॉक पे गई। अरे इतनी देर हो गई, बातों में पता ही नहीं चला। वो फौरन उठ खड़ी हुई। अम्मा की ताकीद याद आई थी। उज़मा दरवाजे तक छोड़ने आई तो उसे अचानक याद आया, आपने रहीम भाई से बात की थी जॉब के सिलसिले में? हाँ की थी, लेकिन वो कहते हैं कि तुम खुद पे जिम्मेदारियां मत डालो, घर के काम भी होते हैं। फातिमा ने सर हिलाया और बाहर निकल आई। दिल में अम्मा का खौफ भी था। घर आई तो अम्मा का मिजाज हस्बे तवक्को बिगड़ा हुआ था। अम्मा ने उसे तीखी निगाहों से घूरा तो वो घबरा कर अंदर चली आई। चंद लम्हों बाद अम्मा भी पीछे थी। कहाँ से आ रही है तू? अम्मा वो, उसने कुछ कहना चाहा कि अम्मा ने टोक दिया। नूरी का नाम मत लेना, वो तुम्हारे जाने के बाद आई थी यहाँ। मुझसे झूठ बोलकर आखिर तू कहाँ गई थी? बता फातिमा, तुझे आज़ादी दी थी, पढ़ाया लिखाया, इसका ये मतलब तो नहीं कि तू अब। अम्मा खुदा के लिए, फातिमा ने जिद छोड़ के उनकी बात काटी। मेरी बात भी सुन ले आप। फिर उसे सारी बात कह सुनाई। अम्मा ने मशकूक निगाहों से उसे देखा। कुछ देर बाद फिर बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन उस लड़की से ज़्यादा राह और रस्म बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। अच्छे अमाल नहीं उसके, अगर वो इज्जतदार होती तो यूं ना करती। अच्छा मैं अब नहीं बोलूँगी उससे, आप खुश? फातिमा ने तंग आके हाथ जोड़े तो वो कमरे से निकल गई। फातिमा पीछे गहरी सांस लेके रह गई। बताए बगैर मोहल्ले के एक घर में चली गई तो ये हाल है। मुराद का तो नाम भी लिया तो क़यामत बर्पा कर देंगी अम्मा, फातिमा ने अजहद परेशानी से सोचा। और फिर वक्त के कशकोल में दिनों महीनों के सिक्के गिरते रहे। 1.5 साल गुजर गया। फातिमा अब तक कोई फैसला नहीं कर पाई थी।
مراد کے بارے میں اماں سے روز بات کرنے کا سوچتی اور روز ارادہ توڑ دیتی۔ اسے یقین تھا کہ اماں یا کوئی بھی اس معاملے میں اس کا ہمنوا نہیں بنے گا۔ اس دن والے واقعے کے بعد فاطمہ عظمیٰ سے نہیں ملی تھی۔ کچھ اماں کا خوف اور کچھ شاید وہ اندر سے بھی خائف تھی۔ محلے میں اب عظمیٰ کی بیماری کا چرچا تھا۔ سنت ہے کہ اب وہ بستر سے ہلنے کے بھی قابل نہیں رہی۔ اماں اس کی عیادت کو گئی تھی، واپس آئیں تو فاطمہ سے کہنے لگی، تمہارا بہت پوچھ رہی تھی، بیمار ہے، جا کے ملاؤ کسی روز۔ سوچ لیں۔ فاطمہ نے طنز سے انہیں دیکھا تو وہ نظریں چرا گئیں۔ ہاں جاؤ بھی، پھر شام ہونے والی ہے۔ اماں کے کہنے پہ فاطمہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل تو اس کا اپنا بھی تھا عظمیٰ سے ملنے کا، لیکن اماں کو تیور بھی دکھانے ضروری تھے، اور جب وہ عظمیٰ کے پاس پہنچی تو بے اختیار ہی اس کی چارپائی سے چند قدم کے فاصلے پہ رک گئی۔ چارپائی پر ایک نحیف و نزا وجود پڑا تھا، جس کا چہرہ اور جسم پیپ سے بھرے دانوں سے بھرا تھا۔ ایک میلی سی چادر اس کے اوپر تھی جس پہ مکھیاں بنبنا رہی تھیں۔ یہ وہ عظمیٰ تو نہیں تھی جس سے وہ 1.5 سال پہلے ملی تھی۔ تب اس کی آنکھوں میں ستارے دمکتے تھے اور آج ان میں قبرستان کی سی ویرانی تھی۔ اسے دیکھ کر کراہیت کا بھرپور احساس ابھرتا تھا۔ وہ خستہ حالی اور بربادی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اللہ جانے اسے کیا بیماری تھی، شاید اس کا علاج بھی نہیں ہو رہا تھا، ورنہ آج کل ناقابل علاج کوئی بیماری نہیں۔ وہ بھی کسی کے آنگن میں لگا موتی کا پھول تھی جو اب گل سڑ رہا تھا، اپنی غلطی سے غلاظت میں لتھڑ چکا تھا۔ کیا خوشیوں کی عمر اتنی مختصر ہوتی ہے؟ اس نے دکھے دل سے سوچا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایسی خوشیوں کی عمر مختصر ہوتی ہے جن کے تعاقب میں دعائیں نہیں بلکہ آہیں اور بددعائیں ہوتی ہیں۔ کسی کی بربادی پہ بندہ اپنی خوشیوں کی بنیاد رکھے تو وہ خوشیاں ہوا کا ایک جھونکا ثابت ہوتی ہیں۔ فاطمہ کو دیکھ کر اس کی ویران آنکھوں میں شناسائی کی رمق اتری۔ وہ بدقت مسکرائی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ دیکھ لو، تمہارے سامنے ہی ہوں۔ عبرت کا منہ بولتا ثبوت۔ وہ بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی، جیسے بولنے میں بھی دقت ہو رہی ہو۔ ایسا مت کہیں۔ کچھ بھی تھا، فاطمہ کو اسے اس حال میں دیکھ کر بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے میری ماں بہت یاد آتی ہے فاطمہ۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ میرے پاس ہوتی تو اسے مجھ سے کراہیت نہ محسوس ہوتی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ اپنی امی سے معافی مانگ لیں۔ ان سب کے لیے تو میں آج سے 1.5 سال پہلے ہی مر گئی ہوں۔ فاطمہ نے دکھ سے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ رحیم بھائی آپ کا خیال نہیں رکھتے؟ آپ کا علاج بھی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ فاطمہ کب سے مچلتے سوال زبان تک لے آئی۔ اس کا مناسب علاج اور دیکھ بھال ہوتی تو وہ اتنی بری حالت میں ہرگز نہ ہوتی۔ ایک مسئلے میں پھول سے کسی کو کیا دلچسپی فاطمہ؟ وہ میرے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جس کی میں حقدار ہوں۔ اس نے واضح جواب نہیں دیا تھا، لیکن فاطمہ اتنی ناسمجھ نہیں تھی۔ کتنے پیارے رشتے، میں چھوڑ آئی فاطمہ، کوئی ایسے بھی کرتا ہے بھلا؟ وہ تڑپ رہی تھی، بلک رہی تھی۔ فاطمہ نے اس کا ہاتھ تھام کر بے اختیار اسے تسلی دی، اور پھر اسے ڈھیر ساری تسلی دلاسا دینے کے بعد وہ گھر آئی تو اس کا دل بہت بوجھل تھا۔ گھر واپس آ کر اس نے سب سے پہلے اپنا موبائل اٹھایا، اس کی سم نکالی اور توڑ کے دور پھینک دی۔ ایک کشمکش کا تو خاتمہ ہو گیا تھا بالآخر اس کی زندگی میں۔ مراد جس سے محبت کی پنگیں اس موبائل کے بلبوتے پہ ہی چڑھی تھی، آج اس محبت کا انجام وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ آئی تھی۔ اور سچ ہے، جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کیوں گننا؟ اس کی منزل مراد نہیں ثاقب تھا، اور اسے اسی کے راستے پہ چلنا تھا۔ مراد تو راستے سے بھٹکانے کے لیے آیا تھا۔ وہ وضو کرنے کے لیے غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس رب عظیم کا شکر بھی تو ادا کرنا تھا جس نے عظمیٰ کے انجام سے عبرت دلا کر اسے بھٹکنے سے بچا لیا تھا، اور ساری بھٹکی ہوئی لڑکیوں کے راہ راست پہ آنے کی دعا بھی تو کرنا تھی۔ اس نے جان لیا تھا
کہ موتی کے پھول آنگن میں ہی اچھے لگتے ہیں، کیچڑ میں نہیں۔ کاش گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں ایک بار اپنے انجام کے بارے میں سوچ لیں تو وہ کبھی بھی اپنی محبتوں کو پانے کے لیے ایسا غلط قدم نہیں اٹھائیں گی۔ وہ محبت جو کہ وقت کے ساتھ بہت تیزی سے بدل جاتی ہے اور جو محض دھوکہ اور فریب ہوتی ہے۔